Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So in this video we will be learning an interesting poem from the poetry section of class 12th English textbook of Maharashtra State Board. It is 2.8 Small Towns and Rivers by Mamang Dai. This is the last poem and I have uploaded the videos of all the previous poems of standard 12 which you can find on the playlist of my channel. Now let us complete the poetry section with this last poem. And as we always do, we will learn about this dynamic Indian poetess first. Mamang Dai is not only a writer but also a novelist, a journalist and former civil servant from Itanagar, Arunachal Pradesh. इंग्लिश के साथ साथ वो आदि लैंग्वेजेस में भी लिखती हैं. उन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम करने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन के साथ भी काम किया है. अपने इतने सारे योगदान की वजह से उन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इसके अलावा लिटरेचर में दिए अपने योगदान की वजह से उन्हें 2017 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. मामंग दाई नॉर्थ ईस्ट की एक दमदार आवाज़ है. शी इज़ अ राइटर एंड अ पोएट पार एक्सलेंस. उनके काम में उनकी ज़मीन की मिट्टी की और वहाँ के लोगों की खुशबू आती है. नाउ लेट अस फर्स्ट स्टडी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स एक नेचर पोएम है. ये ममंग दाई की बुक विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड द रिवर पोएम से ली गई है जो 2004 में पब्लिश हुई थी. पोएम सेंट्रल आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द मेजर क्वेश्चंस और थीम्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विच इज़ लाइफ एंड डेथ. Poet describes her town and the river of the town which is a constant feature throughout the poem. इसके अलावा थीम्स लाइक नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी भी बहुत खूबसूरती से इस पोएम में बुने गए हैं. ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है. देयर इज़ नो स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड द लाइन्स ऑफ द पोएम आर ऑल्सो ऑफ इरेगुलर लेंथ. नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम लाइन बाय लाइन. फर्स्ट आई विल रिसाइट एंड देन एक्सप्लेन द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा. आपकी आसानी के लिए हर स्टैंजा के नीचे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी दिए गए हैं. I hope you will understand and enjoy learning this simple yet a very deep poem with me. First, I will recite the stanza and then explain in English and Hindi as well. Now, let us begin. Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same, in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. The poem begins with the most shocking and sad line you will ever hear about a town. The poet says that small towns always remind her of death. She does not disclose the reason behind this though. Then from the second line she begins to describe her hometown. She says that her town, her hometown, lies calmly amidst the trees. We can safely assume that her hometown is a small town surrounding nature. She talks about the monotonous life or routine in her hometown when she says in the following lines that her town is always the same. Whichever the season it is, be it summer or winter, there is no change in her hometown. She may also be meaning that there is no improvement in the difficult or bad situations or living conditions in her hometown. तो पोएम की शुरुआत ही बहुत ही शॉकिंग लाइन से होती है जिसे पढ़ के ये बहुत दुखद भी लगती है. पोएट कहती हैं कि स्मॉल टाउन्स, छोटे नगर, उन्हें हमेशा मौत की याद दिलाते हैं. अब ऐसा क्यों है वो रीज़न डिस्क्लोज़ नहीं करती है, पर ये बात अपने आप में बहुत ही शॉकिंग और दुखद है कि गांव किसी को किसकी मौत की याद दिलाता है. अगली लाइन से वो अपने होम टाउन, अपने नगर, अपने गांव के बारे में बताते हुए कहती है कि उनका होम टाउन नेचर या प्रकृति के बीच में मौजूद है. हर होम टाउन लाइज कामली अमिड्स द ट्रीज. बहुत सारे पेड़ों और जंगलों के बीच में उनका ये जो छोटा सा गांव है वो स्थित है. उसी के साथ वो कहती है कि उनका गांव कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसे रहता है. चाहे साल का कोई भी वक्त हो, कोई भी मौसम हो, उनका गांव हमेशा एक जैसे रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता. चाहे गर्मियों में हवा धूल उड़ाती हो या फिर सर्दियों में यही हवाएं तेज़ शोर के साथ घाटी में बहती हो, उनके होम टाउन में, उनके नगर में कोई भी चेंज नहीं होता है. पूरे साल हर वक्त वो एक ही जैसा रहता है.
यहाँ पे पोएट का ये भी मतलब हो सकता है कि उनके गांव में और उनके गांव की जो लाइफ है और जो लिविंग कंडीशंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, का मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। जो भी उनकी लाइफ है, उनके होम टाउन की जो बहुत ही सफरिंग है, जो बहुत ही जिसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें बिल्कुल भी चेंजेस या इम्प्रूवमेंट नहीं होते हैं। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, looking at the sad wreath of tuberoses. Life and death, life and death. Only the rituals are permanent. The poet continues the theme of death in the second stanza as well. She says that just the other day someone died in her hometown. She again does not say who it was. She says that they all mourn the loss of the person. This made poet quite sad, and looking at the wreath of tuberoses, she realized the mortality of human beings. Now, wreath is an arrangement of flowers and leaves in a ring to be placed on a coffin or a grave as a mark of love and respect for the loved one. You can see I have put a picture of a wreath over here. The poet realized that life is not permanent, that the circle of life and death is unending. This she stresses through repeating the words life and death, life and death. She believes that only rituals are permanent in our society. They never change. People keep on dying, but the rituals performed at their funeral remain unchanged. नाउ डेथ का जो थीम बहुत फर्स्ट लाइन से ही इंट्रोड्यूस कर दिया था पोइट ने, उस थीम को वो सेकेंड स्टैंजा में कंटिन्यू करती हैं जब वो कहती हैं कि जस्ट किसी दिन कुछ दिन पहले ही किसी अपने की मौत हो गई उनके गांव में, और उस पर्सन के लॉस को लेकर हर किसी ने शोक मनाया, हर किसी ने अपना दुख जाहिर किया, हर कोई उनके गांव में दुखी था। और इस पूरे माहौल से, उस पूरी बात से वो उस इंसान को, अगेन वो बताती नहीं है कि वो कौन था, बट किसी अपने को खो देने की वजह से वो बहुत सैड है। और ये जो रेथ है, रेथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एक रिंग फॉर्म में फ्लावर्स और प्लांट्स को बनाया जाता है और इसे कॉफिन या ग्रेव के ऊपर रखा जाता है एज अ मार्क ऑफ योर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट लव्ड वन, फॉर दैट डेड वन। तो इस ट्यूबरोसिस के व्रत को देखकर वो रियलाइज़ करती हैं कि इंसान की ज़िंदगी कितनी टेम्प्रेरी है। वो रियलाइज़ करती हैं कि हर लाइफ आखिरकार डेथ पे जाके ही ख़त्म हो जाती है, और ये ज़िंदगी और मौत का जो चक्रव्यूह है वो हमेशा ही चलता रहता है। वो ये भी रियलाइज़ करती हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, कितनी टेम्प्रेरी है, कितनी फ्रिकल है, लेकिन जो चीज़ परमानेंट है हमारी सोसाइटी में वो है रिचुअल्स। रेथ उसको इसी बात को दर्शाता है कि चाहे किसकी भी मौत हो जाए, हर किसी के मौत के वक्त ये जो रेथ है प्रेजेंट किया जाता है। तो उनका कहना है कि हमारी लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारी सोसाइटी में अगर कुछ परमानेंट है वो है रिचुअल्स, रीत रिवाज, जो हम अलग अलग ओकेजन्स पे परफॉर्म करते हैं। जो रिचुअल्स फ्यूनरल के टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदलते। इंसान मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आखिरकार वैल्यू है रिचुअल्स की, जो बिल्कुल परमानेंट है। चाहे कोई भी ओकेजन हो, ये रिचुअल्स नहीं बदलते। द रिवर हैज़ अ सोल. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. After discussing the theme of death in the first two stanzas, poet presents quite a contrasting idea in the third stanza. She believes that the river has a soul. In summer, it flows across lands with great force. She compares the flow of river with the torrent of grief. How when we reach the highest peak of our grief, emotion or sadness, we break down with great force which is unstoppable. The poet says that the river too flows with great force in the summer season, cutting through the land. She thinks that sometimes it holds its breath, seeking a land of fish and stars. Now we hold breath when we are uncomfortable, and when we hold our breath, we feel suffocated. Here the poet is trying to say, or the poet is pointing out to the increasing pollution in the river. She thinks that with the dirt and filth, our rivers are suffocating, they are unable to breathe, and they are seeking. Seeking means looking for.
trying to find or wishing a land of fish and stars. Now here it means that river wants to be clean. It wants to have pure clean water so that it can accommodate fishes. And in the night it wants to have clear water because only if the water is clear, that time only you can see stars reflected in the water at night time. And this is possible only if the water is clean. So the poet is trying to say that our rivers are suffocating with the pollution and they want to have clean water, to have fishes in them and clear water so that at night it can reflect the shine or shining stars in the sky. पहले दो स्टैंजाज में मौत और डेथ के थीम को प्रेजेंट करने के बाद थर्ड स्टैंजा में बिल्कुल ही अलग थीम को लेकर आती हैं पोएट। वो कहती हैं, वो मानती हैं कि जो रिवर है स्पेशली उनके होम टाउन में उनको लगता है कि वो एक लिविंग एंटिटी है एंड रिवर हैज़ अ सोल, और उनकी रिवर में सोल है। वो बताती हैं कि गर्मियों के वक्त वो बहुत ही तेज़ फोर्स के साथ बहती है, ऐसी फोर्स के साथ वो कंपेयर करती है, इट्स लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। टॉरेंट ऑफ ग्रीफ इट्स लाइक जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं या किसी भी इमोशन के हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाते हैं, दैट इज़ द टाइम वी ब्रेक डाउन, जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं और बहुत ही फोर्स के साथ हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। तो इसी चीज़ को कंपेयर करती है वो रिवर के फ्लो से, कि रिवर इतनी ही तेज़ फोर्स के साथ, जो कि अनस्टॉपेबल फोर्स है, उसके साथ बहती है गर्मियों के वक्त में। आगे की लाइन में पोएट कहती हैं कि उन्हें लगता है समटाइम्स, कभी कभी उन्हें ऐसे लगता है कि जो रिवर है वो अपनी सांस को रोके हुए है या वो अपनी सांस को थाम लेती है। वो बस एक ऐसी ज़मीन की तलाश में है जहाँ उसे फिशेस, मछलियाँ और स्टार्स, आसमान के तारे मिले। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो जो इंक्रीजिंग पोल्यूशन है रिवर में, जो हमारा रिवर्स जो इतनी ज़्यादा पोल्यूट हो रही है बहुत तेज़ी के साथ, हम ये बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका मतलब ये होगा, बिकॉज हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा है कि पोएट एक एनवायरमेंटलिस्ट रह चुकी है और वो बहुत उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए काम किया है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि हमारी जो रिवर में इतना तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ रहा है, उनको ऐसे लगता है कि इस वजह से ये जो रिवर्स है वो बहुत सफोकेट हो रही है, उनका दम घुट रहा है, वो सांस नहीं ले पाती है और वो बस इसी इच्छा में बहती जाती है कि काश उन नदियों का पानी इतना साफ़ हो कि उसमें मछलियाँ ज़िंदा रह सके। अब साफ़ पानी होगा तभी उस नदी में मछलियाँ रह सकती है, अदरवाइज़ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स इन द वाटर विल डाई आउट। तो इसीलिए नदियाँ चाहती हैं कि उनका पानी साफ़ हो ताकि उसके अंदर फिशेस हो, और साफ़ पानी हो ताकि रात के समय में जब आसमान में तारे टिमटिमाए तो उसका रिफ्लेक्शन उसके पानी में नज़र आए। अब पानी अगर साफ़ होता है, क्लीन होता है, तभी उसमें किसी भी चीज़ का रात के समय में स्पेशली रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो उनका कहना है कि हमारी जो नदियाँ हैं वो सफोकेट हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है और वो बस साफ़ पानी की तलाश में बहती जा रही हैं। The river has a soul. It knows, stretching past the town, from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. In the fourth stanza, the poet repeats the line, "The river has a soul." According to her, the river is a living entity. She knows everything. While flowing past the town, she knows everything about the town. She sees, she observes, and she is aware of all the problems or difficult situations of the life of people in town. She knows everything, but she also knows the immortality of water. From the first drop of rain to dry earth, and in the form of mist on the mountain tops, the river knows that the water is immortal and it can never die out. फोर्थ स्टैंजा में भी पोएट ये लाइन रिपीट करती हैं, दैट द रिवर हैज़ अ सोल। वो मानती हैं कि रिवर में आत्मा है, रिवर एक लिविंग चीज़ है, और वो ये मानती हैं कि जैसे ही ये जो रिवर है, ये जो नदी है टाउन से होकर गुज़रती है, वो सारी चीज़ें देखती हैं, वो टाउन में होने वाले हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती है और वो हर चीज़ को जानती है। सूखी ज़मीन पे पड़ने वाली बारिश की पहली बूंद के बारे में उसे पता है। यही पानी जब हवा में ऊपर उठकर कोहरा बनकर, मिस्ट बनकर माउंटेन टॉप्स पे छा जाता है, रिवर को ये भी पता है। नदी सब कुछ जानती है। नदी को पता है कि उसका पानी अमर है, इमॉर्टल है, कभी न मरने वाला।
A shrine of happy pictures marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of sun. In the fifth stanza, the poet talks about the childhood, which is the first stage of life. It is filled with joy, happiness, and innocence. To poet, childhood is like a shrine of happy pictures. She says as life in towns are difficult, small towns grow with anxiety for the future. In the following lines, poet talks about the beliefs and rituals of her hometown in Arunachal Pradesh. They place the dead bodies of their loved ones pointing towards the west. They believe in the life after death and immortality of soul. They believe that when the soul rises, it will rise facing the east, facing the sun. And now sun is very important in their belief, in their life. So they believe that when the dead one will rise, it will walk into the golden east, into the house of the sun. फिफ्थ स्टैंजा में पोएट बचपन के बात करती हैं, बचपन के दौर की बात करती है, जो सबसे सुहावना दौर होता है किसी भी लाइफ का, खुशियों से और मासूमियत से भरा हुआ बहुत ही प्यारा वक्त होता है किसी भी ज़िंदगी का. इसीलिए वो चाइल्डहुड को कंपेयर करती है श्राइन से. श्राइन यानी होली प्लेस, पवित्र जगह. पोएट कहती हैं कि स्मॉल टाउन्स में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए वो बहुत ही एनजाइटी के साथ फ्यूचर को लेके बहुत ही एनजाइटी होती है और इसी तरह वो ग्रो होते हैं. आगे की लाइंस में वो अपने होम टाउन, अपने गांव के लोगों की मान्यता के बारे में बताते हैं कि वो लोग जब वहाँ पे किसी अपने की मौत हो जाती है तो उसके शरीर को, उसकी डेड बॉडी को वेस्ट की तरफ पॉइंट करके रखते हैं. रुख उसका वेस्ट की तरफ होता है क्योंकि उनकी लाइफ में, उनकी सोसाइटी में, उनके कल्चर में सूरज का बहुत महत्व है और वो मानते हैं कि मौत के बाद भी ज़िंदगी होती है. दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. और वो मानते हैं कि जब भी सोल राइज़ होगी तो वो सीधा गोल्डन ईस्ट यानी जहाँ से सूरज उगता है उसकी तरफ उसका रुख होगा. एंड इट विल डायरेक्टली वॉक इनटू द हाउस ऑफ द सन, गोल्डन हाउस ऑफ द सन. और आखिर में वो अपने परमात्मा से वो सोल मिल जाएगी. That is why they place their dead ones, the dead loved ones, pointing west. Now we come to the last stanza of the poem. In the cool bamboo restored in sunlight, life matters like this. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. So the poet says in the last stanza that in the warm sunlight and cool bamboo, life matters like this in their towns, in their small towns. In the small towns, they all want to walk with the gods. It means they surrender completely themselves to the will of the god and they want to live their life according to the nature. तो आखिरी स्टैंजा में पोइट कहती हैं कि नदी किनारे छोटे गांव में हमारी ज़िंदगियां कूल बैम्बू और वार्म सनलाइट के बीच इसी तरह गुजरती है. हमारी ज़िंदगी ऐसे ही मायने रखती है, हम ऐसे ही ज़िंदगी बिताते हैं. हम सब हमारे गांव में वी वांट टू वॉक विद गॉड्स, मतलब हम अपने आप को पूरी तरह से गॉड की विल को सरेंडर कर देते हैं. हम आखिर में गॉड से ही मिल जाना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ जितना हो सके सिंपल बिताते हैं और जितना हो सके नेचर को साथ लेकर बिताना चाहते हैं. And that's all about the poem Small Towns and Rivers. Before we end, let us quickly revise and summarize whatever we have learnt in this beautiful poem. As we saw that the poem contained many important themes such as mortality, life and death, eternity and immortality of nature and spirituality. The nature had a prominent focus throughout the poem and symbolizes nature and its permanence. The poet also seems to lament about the destruction of nature in the name of development. I hope you all enjoyed and understood the poem with me. If you like this video, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.